अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा प्रोबेबिलिटी में ना सबसे पहले हमें कुछ बोरिंग चीज़ें करनी होंगी। पहले बोरिंग चीज़ें ये हैं कि दे आर क्रूशल टू अंडरस्टैंडिंग, इस वजह से हमें उनको पहले करना है। और प्रोबेबिलिटी में जो सबसे पहले चीज़ आती है ना दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज़ एक्सपेरिमेंट। कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हमारे पास सैम्पल स्पेसेस जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ना हमारे पास यहाँ पे आता है व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपके पास ना हमेशा कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी आती है। और एक एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या होता है, ये कोई एक्शन होता है या प्रोसेस होता है विद एन अनसर्टेन रिजल्ट। तो एनी एक्शन और प्रोसेस विद एन अनसर्टेन रिजल्ट इज़ नोन एज योर एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट से ही आपके पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी आती है। अब लेट्स सपोज आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, वो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है और उसका कोई अनसर्टेन रिजल्ट आएगा। अब जब आप कॉइन को टॉस करते हो, या तो हेड्स आ सकते हैं तो टेल्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, वो भी 0.5 ही है बिकॉज दो साइड्स ही है ना खाली। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या होता है, एन एक्शन, एन एक्शन कह लो और प्रोसेस एन एक्शन और प्रोसेस विद एन अनसर्टेन रिजल्ट। विद एन अनसर्टेन रिजल्ट। अब इसमें मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है टॉसिंग अ कॉइन। अब कोई भी अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट हो ना, या कोई भी अनसर्टेन रिजल्ट आपके पास आ रहा है, तो उसको आप किससे डिनोट करते हो, आप उसको प्रोबेबिलिटी से डिनोट करते हो। वो आपके पास रिजल्ट तो अनसर्टेन है। लेट्स सपोज बारिश होनी है कल, रिजल्ट इज़ वेरी अनसर्टेन, ठीक है, लेकिन आप स्टिल उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा सर्टेन इस तरह बना सकते हो कि आप उसको अगर प्रोबेबिलिटी असाइन कर दो। आप वेदर फोरकास्टिंग करते हो और आपको पता है कि वेदर फोरकास्टिंग में भी अगर प्रोबेबिलिटी आ रही है कल के कि 0.7 इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड रेन टुमारो एंड 0.3 इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वोंट रेन टुमारो। तो आपको पता है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि रेन होगी, लेकिन स्टिल चांस ही है, ये प्रोबेबिलिटी ही है, ये एक कोई सर्टेन रिजल्ट ही है। तो ये जो हमारे पास होता है ये होते हैं एक्सपेरिमेंट होता है। बारिश होना भी एक्सपेरिमेंट ही है बिकॉज इट कम्स विद एन अनसर्टेन रिजल्ट। लेकिन अनसर्टेन रिजल्ट को थोड़ा सा हम उसकी सर्टेनिटी तक पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्रोबेबिलिटीज असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है ना वो इस चीज़ के हो सकते हैं, हो कुछ भी सकता है ऊपर, जो मतलब अल्लाह ने चाहा हो जाएगा कल को, लेकिन हम स्टिल ये हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं। हम इन्वायरमेंट को नोटिस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस स्टिल बारिश के हैं। तो ये होती है एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल, और जो मैंने अभी बताया ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके बाद आपके पास आता है सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ क्या होता है, आपके पास टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपके पास होते हैं, या आपके पास सैम्पल साइज़ को आप कहते हैं सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इन प्रोबेबिलिटी टर्म। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज़ नोन एज योर सैम्पल स्पेस। और यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो देयर कैन ओनली बी टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड्स और अ टेल, दैट्स इट। ये चीज़ हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट आपके पास होता है सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। मतलब अगर हेड आपके पास आ रहा है, हेड आपका इवेंट है, आपका जो टेल है वो आपका इवेंट है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका इवेंट क्या होता है, इवेंट में आप कह दो सबसेट subset of sample space, that's your event. एक मिनट, subset of sample size, for example getting a tail। अगर आपको टेल मिल गया तो ये इवेंट है, टेल आना इवेंट है, हेड आना इवेंट है, ठीक है। सैम्पल साइज़ में से कोई भी एक आउटकम आ जाए वो आपका इवेंट है। आपके यहाँ पे दो आउटकम्स थे, अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो देयर कैन बी टू आउटकम्स, आइदर हेड और अ टेल। एंड अगर आपका हेड आता है तो वो एक इवेंट है, अगर आपका टेल आता है तो वो भी एक इवेंट है। तो ये आपके पास होता है एक्सपेरिमेंट, सैम्पल साइज और इवेंट। इसके बाद अब आपके पास ना यहाँ पे आ जाते हैं बेसिक फार्मूलाज आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो हम देख लेते हैं। फार्मूला आपके पास क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, वो यहाँ पे देख लो। आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज़, इसके अंदर आपके पास आ जाता है, आप कह लो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
मतलब जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आने हैं या आने चाहिए, जो आप चाहते हो कि आए, वो होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, या आप कह लो टोटल जो आपके पास ये था ना सैम्पल साइज, पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, तो ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का ना बेसिक फार्मूला होता है जो कि हमने पढ़ा है। बस हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे पास ये आती हैं वो ये होती है कि जो आपके पास रेंज होती है ना प्रोबेबिलिटी की, वो 0 से 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहो इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी जो है ना आपके पास, उसकी जो रेंज होती है वो इतनी रेंज होती है। ठीक है, 0 से 1 तक रेंज हो सकती है, इससे ज़्यादा हो तो फिर नहीं हो सकता। और अगर आपके पास कोई चीज़ लेट्स सपोज अकर कर रही हो, इफ़ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1, इवेंट अकर्स। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब इवेंट अकर्स। इफ़ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0, इवेंट डज नॉट अकर। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज़। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर ही आपके पास वो आ रहा है 1 ना आ रहा, 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यू आर क्लियरली रॉन्ग। ठीक है, तो यू नीड टू करेक्ट। तो ये बस हमारे पास कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब इसके 2-3 पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये भी नहीं हमारे पास चीज़ क्लियर हो, फिर हम आगे मूव करते हैं। बाकी कल जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा ना आपका, उसका आप लोगों का टेस्ट होगा। एवरीथिंग वी हैव स्टडीड सो फार, उसका मैं टेस्ट होगा ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। अच्छा, ये अब आपके पास ना यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर 2 यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं, तो लेट्स सी दिस। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ना वो है हमारे पास ये वाला, और इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं कि ये टेबल उन्होंने दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं अ टीचर इज सिलेक्टेड इन रैंडम टू बी इंटरव्यूड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीचर इज़ अ सीनियर टीचर और एन असिस्टेंट टीचर। तो ये जो टीचर है ना वो क्या है, वो यहाँ तो वो एक सीनियर टीचर है, यहाँ तो वो एक असिस्टेंट टीचर है। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी लगानी है, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एस और ए। ये मैंने अपने से लिख दिया, आप इसमें ना कुछ भी लिख सकते हो, आप इसमें खाली यहाँ पे लिख दो इवेंट, ये भी दुरुस्त रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, सीनियर टीचर होगा, यहाँ तो वो असिस्टेंट टीचर होगा। तो सीनियर टीचर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, हमारे पास टोटल जो सीनियर टीचर्स आ रहे हैं उनकी वैसे समेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, कितने आएंगे, 3 + 5 8 10 होंगे, और इसकी समेशन कितनी हो रही है, 9 + 8 कितने हो गए, 17 23। इसकी समेशन कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा, 7। तो अब आपके पास टोटल जो सीनियर टीचर्स आ रहे हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं 10। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कर लो, 10 सारे टीचर्स फेवरेबल आउटकम्स है, असिस्टेंट टीचर्स आपके पास कितने हैं, 7 है। तो 17 ये आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, टोटल आउटकम्स इनको प्लस कर दो, टोटल आउटकम्स आपके पास होंगे 10 + 7 + 23, 23 + 7 30, 30 + 10 40। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17/40। तो 17/40 इज़ गोइंग टू बी आर आंसर, फेवरेबल आउटकम्स ओवर आप कह लो टोटल आउटकम्स। ठीक है,
तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये सबको समझ आए? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम हो तो मोमिन एंड मोक्ष, इज़ इट क्लियर? ओके ठीक है, अभी तक कोई इशू हो तो वो भी बता दो। ओके अच्छा, अब ना हमारे पास आ जाते हैं दो तरह की और हमारे पास चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और एक हमारे पास आता है आप कह लो इंडिपेंडेंट इवेंट आता है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? ये आपके पास ऐसे इवेंट्स होते हैं दैट कैन नॉट अकर टुगेदर, मतलब एक्सक्लूसिव है, तो मतलब एक साथ नहीं होंगे। अब लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे अगर आप एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो आपके पास क्या होता है? आपके पास यहाँ तो हेड आ सकते हैं, यहाँ तो आपके पास आ सकता है वो आ सकता है क्या कहते हैं टेल आ सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास दोनों जो इवेंट्स हैं वो एक साथ आ जाएं। या अगर आप एक डाइस को रोल करते हो तो एक इवेंट ये हो सकता है कि आपके पास इवन नंबर आए, एक इवेंट ये हो सकता है कि आपके पास ऑड नंबर आए। डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। तो डाइस में आपके पास सारे की सारी चीज़ें तो एक साथ ही आ सकती हैं। तो यहाँ पे चलो इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को। इसका बस एक फॉर्मूला होता है, बस वो आपको पता होना चाहिए, और आपको हाँ इसकी लॉजिक भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं आपको बताएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है, आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा। तो म्यूचुअली वैसे इस तरह के क्वेश्चन जो है ना टेस्ट नहीं किए हुए, ना ओ लेवल मैथ्स में टेस्ट किए, ना आपके स्टैट्स में इतने टेस्ट किए, लेकिन स्टिल सिलेबस का पार्ट है तो कभी भी आ सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर टुगेदर, और इवेंट्स हमने पढ़ लिया था। आपके पास कोई भी रिजल्ट आ रहा वो इवेंट है। इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर टुगेदर। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक छोटे से ना डाइस की एग्जांपल दी थी कि डाइस के अंदर आपके पास क्या होता है। यहाँ तो आपके पास एक डॉट आ सकता है, यहाँ तो आप कह लो कि आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं 2 डॉट्स आ सकते हैं, यहाँ तो आपके पास आ सकते हैं लेट्स सपोज 3 डॉट्स आ सकते हैं। 3 के बाद क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ तो आपके पास आ सकते हैं लेट्स सपोज 4 आ सकते हैं। यहाँ आपके पास आ सकता है आप कह लो 5 किस तरह बनता है ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पता लगाना है कि क्या हमारे पास अगर हम डाइस को एक रोल करें तो क्या हमारे पास जो इवेंट आता है वो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। तो ये हमने यहाँ पे ना अंदाज़ा लगाना है। तो अगर इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या ऑड है, ये आपके पास क्या है इवन है, ये आपके पास क्या है ऑड है, ये आपके पास क्या है इवन है, ये आपके पास क्या ऑड है, एंड दिस इज़ अगेन इवन। तो अगर मैं एक डाइस को यहाँ पे रोल करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है? मेरे पास कोई ना कोई इनमें से एक ही नंबर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो मेरे पास इवन नंबर आ सकता है, यहाँ तो मेरे पास ऑड नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डाइस। आप कह सकते हो कि इसमें ये है कि आपके पास यहाँ तो इवेंट आ सकता है इवन, और जो इवेंट है आपके पास वो क्या हो सकता है? ऑड हो सकता है। आप कह सकते हो कि ऑड एंड इवन कैन नॉट कम टुगेदर अनलेस यू टेक 2 डाइस, लेकिन वो तो हमारे पास चीज़ ही अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अनलेस यू टेक 2 डाइस दिस कैन नेवर हैपन। तो ये आपके पास होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और इनका हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पर आता है, और फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? फार्मूला इसका आपके पास यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे वो कह रहा है
कि जो आपके पास इवेंट ए और इवेंट बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो उनको आपने किस तरह करके लिखना है, आपने उनको सेपरेट आउट करके लिखना है, बिकॉज वो एक साथ आ ही नहीं सकते। तो अगर आपने ये लिखना है ना कि इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या है, कि अगर आपके पास इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, तो उनको आपको सेपरेटली प्लस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। या तो आपके पास इवेंट ए आ सकते हैं, या तो आपके पास इवेंट बी आ सकता है। यहाँ पे इसको चेंज कर लो, इसको कह दो ये है आपके पास इवेंट ए और ये है आपके पास इवेंट बी। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, ये फॉर्मूला सबको समझ आए, ये कॉन्सेप्ट समझ आए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो बताओ किसी को, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो। ओके, अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ये हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपके पास ये होता है कि आपके पास ना जो इवेंट होते हैं, एक इवेंट की जो अकरेंस है ना, इट डज़ नॉट इफेक्ट दी अदर। तो आप यहाँ पे कहो वन इवेंट अकरेंस डज़ नॉट इफेक्ट दी अदर। occurrence of one event does not affect another। ठीक है, जो भी occurrence होती है ना, वो किसी और को इफेक्ट नहीं करती। और इसमें अगर आपने एग्जांपल यहाँ पे लेनी हो ना, तो एग्जांपल में यू कैन कंसिडर टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन इज एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। टॉसिंग अ कॉइन में क्या होता है, अगर आप हेड लेकर आ रहे हो तो आपके पास टेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये बस इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें जो फार्मूला लगाते हैं हम, वो भी हम देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ रहे हैं ना, आपने ये वाला जो फार्मूला है आपने इस तरह करके कुछ लगाना है। ठीक है, बाकी इसके अंदर और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फार्मूले इसको ना आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्वीट कर देना जैसे जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं। एंड यू मस्ट नो कि कॉन्सेप्ट रिकोगनाइज़ करना आपको आना चाहिए। जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट रिकोगनाइज़ कर लिया, यू कैन जस्ट अप्लाई द फार्मूला एज इज, और आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं होगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक मिनट और इसमें अच्छा, मैं करता हूँ एक मिनट, इसको ना हम क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, फिर उसी से ही मैं समझाता हूँ। बस मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट करने दो। अच्छा, फार्मूलाज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये ना मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस जो है ना प्रोबेबिलिटी हो रही है, बट सिलेबस का आप लोग का पार्ट है। ठीक है, अब ये जो सारी मैंने चीज़ें पढ़ी थी ना, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में आके पढ़ी थी। ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत एप्लीकेबल होता है ओ लेवल मैथ्स में भी, बट इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता इनके बारे में। लेकिन स्टिल आई थिंक इट्स गेटिंग अ लिटिल एडवांस्ड। बट आपकी सिलेबस जो शीट है ना, उसके अंदर डायरेक्टली ये सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं, तो इस वजह से इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो असल में पता क्या होता है, आपके पास इफ़ आई गेट टू एक्सप्लेन दीज फार्मूलाज, आपके पास एक कॉमन फार्मूला होता है। कॉमन फार्मूला मतलब यूनिवर्सल, आपके पास ना एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का,
वो आपको कहता है कि आपके पास ये जो है ना P A यूनियन B, इट इज़ इक्वल्स टू PA प्लस PP माइनस P A इंटरसेक्शन B। अब ऐसा क्यों है? अब इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें फार्मूलाज को समझना पड़ेगा कि फार्मूलाज का मतलब क्या है। अब जो A यूनियन B है ना, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि A और B हैपन्स। यहाँ पे वो कह रहा है या तो A हैपन कर रहा है या तो हमारा जो B है ना वो हैपन कर रहा है, ये इसकी बस प्रोबेबिलिटी है। और ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमें कह रहा है कि आपका जो सिर्फ A है ना, ओनली A इज़ हैपनिंग, A हैपन्स। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि B वाला जो इवेंट है ना वो हैपन हो रहा है। और ये क्या है? ये आपके पास है कि जो चीज़ें इन दोनों में कॉमन आ रही है ना A और B में, मतलब जो A में भी हो रही हैं B में भी हो रही हैं, ओवरलैपिंग वाली जो चीज़ें हैं ना वो आप निकाल दो। मतलब इसका मतलब है, आप आसान लफ्ज़ों में इसको देखो ना तो ये है कि A एंड B हैपन टुगेदर, A एंड B हैपन टुगेदर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे बेसिक, इसको थोड़ा सा नीचे कर, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें ये आपके पास ना बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला है कि ये है A या B हैपन कर रहा है और ये है A और B दोनों एक साथ हैपन कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से पता क्या किया है, अब आपने फाइंड आउट करना था यहाँ पे कि A या तो A चल रहा है या तो B चल रहा है। तो इसमें आपने PA भी डाल दिया और इसने आपने क्या कर दिया, PB भी डाल दिया। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जब आपके पास PA की प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो ना, तो इसके अंदर आपके पास कुछ ऐसी भी प्रोबेबिलिटी आ जाती है जिसके अंदर A के साथ ही साथ B भी हैपन हो रही होती है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने खाली PA और B को आपने निकालना है। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर से ये चीज़ ना सब्ट्रैक्ट कर देते हो कि A और B अगर वो टुगेदर हैपन हो रही है ना तो इनमें से आप निकाल दो, बिकॉज ऑलरेडी आपने यहाँ पे प्लस कर लिया, आपने PA भी कैलकुलेट कर लिया, PB भी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मसला इनके अंदर क्या आ रहा था कि इनके अंदर इन एडिशन टू A एंड इन एडिशन टू B इनके अंदर ऐसी भी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही थी कि जिनके अंदर ये दोनों एक साथ अकर कर रही थी। तो एक साथ वाली चीज़ को आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम A इंटरसेक्शन B, मतलब ओवरलैप वाले पार्ट से आपने इनको रिमूव कर दिया। तो इसका यहाँ पे फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपके पास खाली ये वाला प्रोबेबिलिटी जो है ना ये आ गई A और B हैपन्स की। वरना अगर आप इसको भी, अगर आप खाली ये रहने देते ना यहाँ पे, तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होना था, ओवरलैप वाला। लेकिन ओवरलैप वाले पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने PA प्लस PB कर लिया है तो ओवरलैप अगर कर रहे हो तो वो तो एक्स्ट्रा आपके पास चीज़ आ रही है, ठीक है, वो आपने करनी नहीं। तो इसलिए आपने डबल आंसर को रिमूव करने के लिए इसको आपने ना माइनस किया। इसको इस तरह करके समझ लो। अच्छा, अगर लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे वेन डायग्राम है, तो ये आपके पास है A, ये आपके पास है B, और आपने पता क्या किया इसके अंदर, आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना था AUB, ठीक है। इसको बल्कि अच्छे तरीके से बना देते हैं, साइड पे आई थिंक काम आएगा। आपके पास यहाँ पे थी वेन डायग्राम से हम समझते हैं इसको। इसमें आपके पास सबसे पहला जो पार्ट है आपके पास आ रहा है A, एंड देन दूसरा जो पार्ट है आपके पास आ रहा है B। व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज़ यू नीड टू कैलकुलेट दिस बोथ, इन दोनों को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपने अगर यहाँ पे PAUB कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू गोना डू इज़ आप यहाँ पे PA प्लस PB जो है ना वो आप ऐड कर दोगे। लेकिन अब देखो मसला आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। क्या मसला आइडेंटिफाई हुआ है कि जब आप एक दफ़ा आप इसको ऐड कर लिया, ठीक है, आपने ऐड कर दिया, आपने देखो आपने जैसे ही इस वाले पार्ट को ऐड किया ना, ये वाला जो आपके पास पार्ट आ रहा है, A वाला जो आपके पास पार्ट आ रहा है, तो इसके अंदर आपके पास कुछ थोड़ा सा B वाला भी पार्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो गया। इसी तरह जब आप यहाँ पे B को इंक्लूड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली दोबारा से A का पार्ट इंक्लूड हो गया। हालांकि पहले आपने A ऐड कर दिया था, लेकिन जब आप B को दोबारा ऐड करोगे ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो दोबारा से A का कॉमन जो पार्ट था वो आपने इंक्लूड कर दिया। ज़रूरत ही नहीं थी जब उसकी, जब एक दफ़ा आपने PA कर दिया तो बाय, और जब आप PA कर रहे हो तब आपने A के साथ साथ B का भी थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड कर लिया। तो आपके पास यहाँ पर ना डबल आंसर आ जाएंगे। तो डबल आंसर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन जो है उसको हम माइनस कर देते हैं। मतलब हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन आ रही है ना इनके अंदर से, इस वाले पार्ट के अंदर से, इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास इंटरसेक्शन आ चुकी है, लेकिन 2 दफ़ा इंटरसेक्शन आ गई है। पहले जब आपने A ऐड किया तब एक दफ़ा इंटरसेक्शन आई, जब आपने यहाँ पे B ऐड किया तब इंटरसेक्शन आई,
इसलिए एक दफ़ा इंटरसेक्शन आपने क्या कर दी, इसके अंदर से निकाल दी, ताकि आपके पास ए और बी सही तरीके से आ जाए विदाउट एनी डबलिंग। इसमें अगर मैं एक और दफ़ा इसको कॉमन एग्जांपल करके दिखाऊँ ना, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपने पता क्या किया, जब आपने ए ऐड किया तब आपने यहाँ पे 1 और 2 दोनों को ऐड कर लिया, आपने यहाँ पे 1 और 2 दोनों को ऐड किया। फिर जब आप यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हो तब आपने 2 और 3 दोनों को ऐड किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 1 तो आपको चाहिए था और आपको 3 भी चाहिए था, लेकिन 2 देखो 2 बार बार आ गया, ये मसला हो रहा है। तो यहाँ से एक 2 निकाल दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, खाली एक रह जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे इफेक्टिवली ये चीज़ आ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वी आर जनरेटिंग दिस फार्मूला, और ये बहुत बेसिक फार्मूला है जो कि आपका ये नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उनको करने में आपको हेल्प करता है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आई सबको? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो इस प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में? कोई चीज़ ना समझ आई? ठीक है, ये चीज़ कर ली हमने। इसके बाद अब हमने क्या करना है, एक मिनट। चलो अब इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है कि आपके पास जो भी इवेंट्स आ रहे हैं ना वो एक साथ अकर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली हमने एग्जांपल देखी थी ना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी, म्यूचुअली इंक्लूसिव थी, उसके अंदर अकर कर सकते हैं। वो फ्री डेटा हमने लिया था तो उसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो सारी चीज़ें थी वो हो रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ए आ रहा है और इसमें हमारे पास बी आ रहा है। तो इसमें अगर आपने फाइंड आउट करना है ए और बी अकर होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बस यहाँ पे ऐड कर दो, पी ए ऐड कर दो प्लस पी बी ऐड कर दो एंड दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ आ ही नहीं रही तो कोई चीज़ सबट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, अब ये फार्मूला क्लियर हुआ है बिकॉज हमने इसके अंदर से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की कहानी निकाल दी है। तो खाली आप पी ए प्लस पी बी कर दो, तो आपके पास ए और बी अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो आपके पास वैसे ही आ जाएगी। तो ये चीज़ समझ आई सबको? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। सर यहाँ ए और बी इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं, इसमें हमारे पास ना ए और बी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देखो हमने यहाँ पे बताया है कि ये हमारे पास ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसमें ए और बी अकर कर ही नहीं सकते एक साथ। मतलब देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि ए और बी एक साथ अकर करें, ठीक है? तो नो पॉसिबिलिटी एवर। तो इसमें हमारे पास ये ओवरलैप करेंगे नहीं, और अगर ओवरलैप कर ही नहीं रहे तो हमें इसको भी सब्ट्रैक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ओवरलैप कर ही नहीं सकते। तो ओवरलैप अगर कर ही नहीं सकते तो बस ए और जो बी आ रहा है उसको एज इट इज़ ऐड कर दो। देखो वेन डायग्राम में जो हम पढ़ते हैं ना नॉर्मली वेन डायग्राम, उसमें इंटरसेक्ट होता है, लेकिन कुछ हमारे पास वेन डायग्राम ऐसी भी होती है जिसमें इंटरसेक्शन नहीं होता। आपकी जो वेन डायग्राम्स आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें ये होता है कि वो क्वेश्चन के लिए उन्होंने इंटरसेक्शन करवाई होती है। बिकॉज अगर इंटरसेक्शन नहीं ना होगी ना तो फिर क्वेश्चन का मतलब फ़ायदा ही नहीं होगा, आराम से बच्चे कोई भी आंसर निकाल लें। वो इंटरसेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स थोड़ा बनाने के लिए करते हैं, लेकिन वैसे ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है आपका डेटा। ये बहुत ही मतलब वो सिंपलर लेवल की वेन डायग्राम बन जाएगी ना ऐसे, तो इस वजह से। अच्छा अब हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो इसको वैसे उस वाले फार्मूला से मैं रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा मैंने फार्मूला में यहाँ पे गलती कर दी है। यहाँ पर आपके पास आएगा इंस्टेड ऑफ ए यूनियन दिस, यहाँ पर आपके पास आएगा यू बी, ठीक है? तो ये वाला आपके पास ना यहाँ पर फार्मूला आएगा ए इंटरसेक्शन बी वाला। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि ए और जो बी है ना वो क्या कह रहे हैं, वो हैपन टुगेदर कह रहे हैं। तो अगर ए और बी एक साथ हमारे पास आ रहे हैं ना, या आप कह लो कि वो इंडिपेंडेंट है, तो फिर हमने हमेशा ना इसको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करते क्यों है? अब ये अक्सर इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी में कि हमारे पास अगर ट्री डायग्राम्स आपने देखी, प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, ये वाली ट्री डायग्राम आपने निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और फिर आपने क्या किया, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसकी 1/2 है, इसकी फिर आपने निकाली, ये भी 1/2 है, और ये आपके पास है 2/4, ये भी 1/2 ही बनेगी। लेट्स सपोज ये है आपके पास 1/3 है। तो आप पता है क्या करते हो, आप पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो, इस टोटल की जो प्रोबेबिलिटी है
वो आप क्या कर देते हो, जो भी इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी ना आप मल्टीप्लाई कर देते हो। मल्टीप्लाई करते क्यों है, जब आपके पास इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आ रहे हो ना उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर आपके पास सेम सेम कंपोनेंट्स आ रहे हो, एक साथ सारे कंपोनेंट्स आ रहे हो, तो फिर उनको आप ऐड करते हो प्रोबेबिलिटीज़ को, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही थी। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट आपके पास आ जाए ना, तो यू ऑटोमेटिकली अपडेट मल्टीप्लाई दोज वैल्यूज़। तो बेसिक आपके पास जो है ना प्रोबेबिलिटी का रूल है कि जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स आए ना, तो आपने हमेशा उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब अगर आपके पास इस वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो आप इसको पकड़ोगे, इसको कह दो P1 है, और इस वाली ब्रांच की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आपने अगर टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप P1 इंटू P2 करोगे, बिकॉज ये आपके पास इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ऊपर वाली आपके पास इंडिपेंडेंट ब्रांच है। तो इस तरह हम ट्री डायग्राम में करते आ रहे थे अपने ओ लेवल्स के अंदर। तो ये बेसिक ना आपके पास रूल होता है कि जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाए, आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी होती है। और मल्टीप्लिकेशन यू हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स आपने अननोइंगली इस चीज़ को आपने किया हुआ है। बस यहाँ पे हम इसको दोबारा से ना इस पूरी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं? इस पर हम और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि थोड़ा सा और भी आप लोग को पता लग जाए। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाए ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर आपने कंबाइन फाइंड करनी है तो आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर आपके पास ना अब आता है यहाँ पे एक GPT ने मुझे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसके बाद आपके पास आ रही है कि सिंस रोल्स आर इंडिपेंडेंट, ये वाला आपके पास ना यहाँ पे क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है टू डाइस टॉस टू डाइस, एक इवेंट है, दैट डाई वन मतलब वो भी जो डाइस है, डाई वन शोज 4 1/6 है प्रोबेबिलिटी, इवेंट दैट डाई 2 शोज 1/6 है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है कि एक इवेंट आने से दूसरा इवेंट इफेक्ट नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी कोई इफेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे अगर इसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ना कि A एंड B हैपनिंग टुगेदर, आपके पास दो डाइसेस हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने A एंड B की प्रोबेबिलिटी एक साथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे AUB की प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, PA इंटू PB, और ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6। मतलब दोनों अलग अलग डाइस हैं, ये अलग डाइस है, ये अलग डाइस है, इंडिपेंडेंट चीज़ हो रही है। तो हो जाएगा 1/36, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये मुझे बताओ, इज़ दिस थिंग क्लियर? ये चीज़ समझ आई? किसी को ना समझ आई तो बताओ। एनी कन्फ्यूजन है? अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, रोल अ डाई वंस, एक डाई है और उसको एक दफ़ा हमने रोल किया है, और क्या आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्योंकि एक अगर डाई है आपके पास तो एक साथ तो वो आ नहीं सकते, और इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट वो तभी होंगे जब वो एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, अगर आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है ना ऑफ देम बोथ अकरिंग, तो यहाँ पे आप कह दो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगी 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू, आप कह लो क्या हो जाएगी 2/6, राइट, 2/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो 1/3 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अलग-अलग, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह के इवेंट्स हैं। अब देखो एक डाई आप रोल करें, तो अगर एक डाई रोल करें ना आप, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एक साथ अकर ही नहीं कर सकते। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो एक साथ अकर कर सकते हैं। अगर आपने दो डाइसेस रोल किए हैं और एक डाइस ने 4 शो किया, एक डाइस ने 6 शो किया, लेकिन इंडिपेंडेंट है क्योंकि दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दैट्स वाई दीज आर इंडिपेंडेंट। इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे विद सिलेक्शन एंड विदाउट सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें मैं डायरेक्टली ना आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये वाली भी PDF ना मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको देखना ज़रूर। इसके ऊपर एक लेक्चर भी होगा, वो भी देख लेना, बिकॉज है प्रोबेबिलिटी O लेवल मैथ्स की भी सेम है, इसकी भी तकरीबन सेम है, तो अच्छा रहेगा।
अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। हाउ डू वी नो मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्यों करनी है मैंने मल्टीप्लिकेशन? बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हैं। क्वेश्चन ने कहीं पर भी नहीं बताया, आपने अपनी इंटुइशन से करना है, एंड यू हैव बीन डूइंग दिस इंटुइटिवली ऑल अलोंग। यहाँ पे एक बैग वाला क्वेश्चन होता था, उसके अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होती है कि कैसे इवेंट्स हो रहे हैं। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी। पता नहीं, मैंने लिया तो था इन बच्चों का प्रोबेबिलिटी का टेस्ट, उसमें कहीं ना कहीं इवेंट आ रहा था T1। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इसकी ना मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा, आज ही अभी कर दूंगा मैं। अच्छा, इसमें अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे कि मनदीप हैज़ 9 कार्ड्स। मनदीप के पास 9 नंबर्ड कार्ड्स हैं। शी टेक्स वन ऑफ द 9 कार्ड्स एट रैंडम, नोट्स द नंबर एंड रिप्लेसेस इट। अब यही आपके पास ना ये कॉन्सेप्ट है रिप्लेसेस का। रिप्लेस का मतलब क्या है? इफ़ रिप्लेस्ड नो चेंज इन काउंट, काउंट के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो कह रहा है शी टेक्स वन ऑफ द 9 कार्ड्स एट रैंडम, नोट्स द नंबर एंड रिप्लेसेस इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड शोन हैज़ एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे ऑड नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 ऑड है, टोटल कितने हैं? 9 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट अकरिंग, ये हो जाएगा हमारे पास 4/9। 4 फेवरेबल आउटकम्स है, 9 हमारे पास क्या है? डिसफेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? मनदीप टेक्स वन ऑफ द 9 कार्ड्स एट रैंडम, नोट्स द नंबर एंड रिप्लेसेस इट, शी देन टेक्स अ सेकंड कार्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड शो द नंबर 1। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं रिप्लेस इट, ये भी बल्कि वही चीज़ है। मनदीप टेक्स वन ऑफ द 9 कार्ड्स एट रैंडम, नोट्स द नंबर एंड रिप्लेसेस इट, शी देन टेक्स अ सेकंड कार्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड शो नंबर 1। ओके, अब ये जो आपके पास इवेंट्स आ गए ना, ये आपके पास आ गए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। हाउ आर दे इंडिपेंडेंट? बिकॉज उसने पहले एक कार्ड लिया, रिप्लेस कर दिया, फिर उसने दूसरा कार्ड लिया, रिप्लेस कर दिया। दोनों जो है ना आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गए। और ये क्या हो रहा है? ये ना एक साथ जो है, एक साथ ही, अब एक साथ तो वैसे पेयर नहीं कर सकते बिकॉज एक ही कार्ड ले रहे हो, लेकिन वो बार बार उसको रिप्लेस भी कर देती, तो आपके पास एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन जाते हैं। इंडिविजुअल इनकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है इंडिपेंडेंट। तो जब सबसे पहले वो निकालती है यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है? आपके पास कौन सा नंबर ले रही है? सेकंड कार्ड रैंडम टेक्स। अच्छा, अब वो कोई सा भी एक कार्ड ले रही है, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी शो करवानी कि वहाँ पे नंबर 1 नहीं आएगा। तो 1 2 दो नंबर हैं आपके पास 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/9 फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करवाओ 2/9 सेकंड प्रोबेबिलिटी। काउंट के अंदर कोई चेंज नहीं आया बिकॉज आपने ये किया, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 4/81। अगर इफ़ द काउंट वाज इफ़ विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट करते इसको, तब आपका आंसर क्या हो जाता? तब आपका आंसर हो जाता 2/9 इंटू 1/8।
आपने एक वन लिया और वन का काउंट क्या हो गया, वन का काउंट रिड्यूस हो गया, और इसी तरह आपके पास जो टोटल का काउंट था वो भी रिड्यूस हो गया, बिकॉज उसने एक नंबर लिया और उसने उसको रिप्लेस ही नहीं किया। तो ये आपके पास ना प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और इसको आप यहाँ पे कह दो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप कह दो 1 and 1। मैंने इसका ये नाम रख दिया, आप इसका प्रॉबेबली कोई बेहतर नाम रख सकते हो, ठीक है, आप इसको रख दो PE रख दो, वो आई थिंक बेहतर होगा। तो लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो आपने इस तरह करना है। अब वो हमें कह रहे हैं मनदीप टेक्स 2 ऑफ द 9 कार्ड्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो आपके पास होगा ना काउंट चेंजेस, तो 2 कार्ड्स वो लेती है और उसको हमने देखना है, और हमने देखना है कि प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास वो लेस देन 5 है। तो प्रोडक्ट लेस देन 5 कैसे आ सकता है, अगर हम 1 नंबर ले लें, यहाँ तक अगर हम नंबर ले लें तो हमारे पास प्रोडक्ट लेस देन 5 आ सकता है। अगर 5 या 5 से आगे लें तो प्रोडक्ट हमारे पास ख़राब हो जाएगा। 1 इंटू 1 करो 1 आएगा, 1 इंटू 2 करो 2 आएगा, 2 इंटू 1 करो 2 आएगा, 1 इंटू 2 करो 2 आएगा, 2 इंटू 1 करो 2 आएगा, ठीक है। तो मतलब इनके प्रोडक्ट्स, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट्स अगर हम यहाँ से लें तो हमेशा 5 से कम आएंगे। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, ओके 5 नंबर हो गए। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 9 है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5/9 इंटू 4/8। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 5/9 इंटू 4/8 एंड इट शुड बी 5/18। तो 5/18 इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। और ये 3 नंबर का सवाल था, और देख लो कितना आसान सवाल था। और इसमें हमने बस यहाँ पे ये लिख देना है कि ए प्रोडक्ट इज लेस देन AUB आप कर लो, या आप कह लो AUB कर लो आप, ठीक है, ये वाली प्रोबेबिलिटी कर लो। और इसमें से आपने जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 1। इवेंट A भी आपके पास अकर कर रहा है और जो इवेंट B है वो भी आपके पास अकर कर रहा है। बल्कि एक मिनट, इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल में अजीब हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ना आप कह दो कि प्रोबेबिलिटी ये नहीं आएगी, इंटरसेक्शन वाली आएगी यहाँ पे, बिकॉज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन वाला। और ये भी हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले उसने एक कार्ड लिया, फिर उसने दूसरा कार्ड लिया, टोटल इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, इस वजह से हमने ये किया। बाकी फार्मूला लिख देना, फार्मूले के भी मार्क्स होते हैं, फार्मूलाज भी हमेशा क्वेश्चन के अंदर लिखा करो, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो, एनी कन्फ्यूजन एट ऑल, मोमिन एंड मोक्ष, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो बताओ। अच्छा, इसके बाद ना एक और आपके पास यहाँ पे चीज़ आती है, वो आपके पास होता है गिवन वाली ना एक चीज़ आती है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था ना, इसका एक और भी पार्ट था। इसमें वो कहता है इज़ अ जूनियर टीचर गिवन दैट दी स्टूडेंट कम्स फ्रॉम अफ्रीका। इसमें वो कहता है इज़ अ जूनियर टीचर गिवन दैट द स्टूडेंट कम्स फ्रॉम द अफ्रीका। तो वो कह रहा है जूनियर टीचर है, गिवन दैट द स्टूडेंट कम्स फ्रॉम अफ्रीका, तो अफ्रीका से वो ऑलरेडी है, तो अफ्रीका से जूनियर टीचर कितने हैं, 9 हैं, और अफ्रीका के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 + 9 + 2। तो इसकी समेशन आप बताओ कितनी हो जाएगी, 9 + 2 11, 11 + 3 हो जाएगी 14। अब एक और आपके पास फार्मूला आता है, ये होता है आपके पास कंडीशनल फार्मूला। और ये फार्मूला आपको क्या कहता है कि आपके पास ना लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है, वो कह रहा है A गिवन B, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, आप कह लो यहाँ पर आ जाता है दोनों अकरिंग टुगेदर A इंटरसेक्शन B ओवर PB, ये इसका फार्मूला होता है। और अगर ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला हमने किया ना वो अभी तक यही वाला फार्मूला किया, ये वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो ये आपके पास है कंडीशनल फार्मूला। कंडीशनल फार्मूला का मतलब ये है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सच दैट ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
find the probability of A given B has already occurred. हमेशा याद रखना कि जो आपके पास गिवन के बाद ये जो स्लैश के बाद जो चीज़ आती है ना, ये वाली जो चीज़ होगी आपके पास, इसका ये मतलब होता है कि आपके पास चीज़ ऑलरेडी अकर कर चुकी है, इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो ये इसका मतलब होता है। और हमेशा ये चीज़ रिमेंबर करना, आपको इतना अच्छा वो टेस्ट नहीं करेगा मतलब इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से, लेकिन आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से चेक करता है। मुझे भी इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा खपाया हुआ था अपने कोर्स में कि असल में आपको स्टेटमेंट दी जाती है और आपको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती कि गिवन वाली चीज़ कौन सी है, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है वो वाली कौन सी चीज़ है, लेकिन आप लोग आसानी से टेस्ट करेगा एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर दिस, यू विल बी गुड टू गो। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रॉबिलिटी बन जाएगी कि इज़ अ जूनियर टीचर गिवन दैट, मतलब अफ्रीका से वो ऑलरेडी आ चुका है, अफ्रीका वाला काम हो चुका है, अब हमने बस टीचर चूज़ करना है जो अफ्रीका से ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिख लो जे एंड देन ए अफ्रीका, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जे इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इट्स प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखो दोनों की एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी है, अफ्रीका से भी है और जूनियर टीचर भी है। 9 ऐसे टीचर्स हैं जो अफ्रीका से भी हैं, जूनियर टीचर्स भी हैं, तो हो जाएगा 9। और यहाँ पे टोटल टीचर्स कितने हैं, मतलब टोटल जो अफ्रीका से आए हुए हैं, ए आपके पास अफ्रीका था, तो टोटल समेशन इसकी क्या है 9/14। तो 9/14 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। और इस तरह आप ना यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करते हो, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला टेस्ट करेगा। हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और ये वाली चीज़ें एज सच ना आए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई है सबको, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो बताओ। एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन आई विल गिव यू गाइस एन ऑफ।
अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि इन अ गेम अ टर्न कंसिस्ट ऑफ थ्रोइंग 3 अनबायस्ड 6-sided dice, each with faces numbered 1 to 6. The score for a turn is the sum of the two highest number which appear, provided no numbers appear more than once. तो वो कह रहे हैं the score for a turn is अच्छा the score for a turn is the sum of the two highest numbers which appear, provided no numbers appear more than once. If any number appears more than once, the score is 0. For example, if 3, 2, 5 appear, the score is 8. If 2, 3, 2 appear, the score is 0. मतलब अगर 2 और जो 2 आपके पास आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो आपके पास आ रहा है और 2 आ रहा है, अगर कोई ऐसे दो नंबर्स एक साथ आ गए तो स्कोर 0 हो जाएगा। और अगर आपके पास नॉर्मल डेटा सेट आ रहा है, मतलब नॉर्मल नंबर्स आ रहे हैं, यूनिक नंबर्स आ रहे हैं, तो उनमें से हाईएस्ट वाले जो आ रहे हैं ना, उनको प्लस करके आपके पास स्कोर आ जाएगा। अब अगर राइट डाउन दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नॉन ज़ीरो स्कोर, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नॉन ज़ीरो स्कोर हमारे पास क्या हो सकता है, सोचो ज़रा। थ्योरेटिकल ये कॉन्सेप्चुअली है। आई थिंक इसमें हो सकता है हमारे पास, आप कर लो, एक आप 1 कर लो, एक आप 2 कर लो, तो 3 हो सकता है आपके पास। एक 1 कर लो, एक 2 कर लो, एंड देन द रेस्ट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इसको आप कर लो 3 कर लो, तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको बल्कि नहीं, ये तो नहीं होगा। 1 2 एंड मसला क्या हो सकता है, बताओ ज़रा आप लोग। आई थिंक 4 हो सकता है स्मॉलेस्ट, क्योंकि अगर 1 2 3 ऑर्डर में हमारे पास अगर आ जाए ना, हमारे पास एक तो 3 आ रहा है, हाईएस्ट को कंसिडर करते ना, है बल्कि ये भी मसला हो गया। 5 होगा हमारे पास। आई थिंक 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन अकरिंग, तो ये हो सकता है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं मुझे लग रहा। आप लोग कोई और आइडिया हो तो बताओ। एक मिनट, लेट मी चेक मार्किंग सी। आई थिंक यही होगा, 5 ही होगा। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? हाँ, 5 ही है। 5 के अलावा और कोई आ नहीं सकता। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ स्कोर ऑफ 9 इन 1 टर्न। 9 इन 1 टर्न आपने करना है, तो 9 आपके पास कैसे आ सकता है, पहला देखना पड़ेगा हमें। 9 आपके पास आ सकता है अगर आप कर लो हाईएस्ट नंबर्स को कंसिडर करना। 5 + 4 कर लो, 9 आ सकता है। 6 + 3 कर लो, 9 आ सकता है। बस यही हो सकता है, और इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। 4 + 5, हाँ यही हो सकता है। आप यहाँ पे कर लो कि बल्कि 5 नंबर का सवाल दिया हुआ है, तो देखना पड़ेगा इसको। मेरे ख्याल में सारे जो पॉसिबल वेज़ है ना, वो पहले बना लो। एक आपके पास तरीका हो सकता है 1 कर लो, फिर आप कर लो यहाँ पे 4 एंड देन 5, 9 आ जाएगा। फिर आप कर लो यहाँ पे 2 कर लो, 4 एंड 5 कर लो, 9 आ जाएगा। एंड देन आप कर लो 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 9 आएगा, ज़रूर आएगा। और फिर इसके बाद आप कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 3 6 3 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए। और फिर दोबारा इसी से करो, तो यहाँ पे 1 ले लो। अब आपके पास ये भी 6 3 9 आ जाएगा। 3 हो गए, 5 हो गए। यही पॉसिबल तरीके हो सकते हैं आपके पास। 5
पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 पॉसिबल तरीके हैं, ये तो आ गया, और टोटल हमारे पास यहाँ पे तरीके कितने हो सकते हैं, टोटल को हमें देखना पड़ेगा। टोटल तरीके आपके पास हो सकते हैं 6 इंटू, एक मिनट सोचना पड़ेगा थोड़ा। सर लेकिन मिडल वाले नंबर्स तो काउंट नहीं हो रहे। नहीं देखो, इसमें ना मिडल वाले नंबर्स का कोई भी यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। इसमें पता है क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जो 2 हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं ना, आपने उन्हीं को ऐड करना है। तो जो 2 हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं उन्हीं को यू हैव टू ऐड। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, वो कह रहे हैं जो आपके पास लोएस्ट नंबर होगा उसको आप स्कोर के अंदर नहीं ऐड करोगे, आप हाईएस्ट वाले के स्कोर को ऐड करोगे। तो दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसरीड गलत किया है। वो कह रहा है जो आपके पास हाईएस्ट नंबर है ना, उनको आपने प्लस करना है तो स्कोर 8 आएगा, लेकिन अगर सेम वैल्यू आ गई है तो फिर आपके पास स्कोर 0 हो जाएगा। तो ये वो कह रहा है आपको, ठीक है। समझ आइए मोक्ष क्वेश्चन की। ओके, अब 5 पॉसिबल तरीके हमारे पास आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 9 करना है इन 1 टर्न। टोटल हमारे पास सिनेरियोज यहाँ पे क्या आ सकते हैं अगर हम 1 10 करें। 6 इंटू, अगर हम करते हैं अच्छा, जो टोटल आपके पास सिनेरियोज यहाँ पर आ सकते हैं ना, वो मेरे ख्याल में आपके पास आ सकते हैं, अगर हम खाली 2, अगर देखो हम यहाँ पे 2 को देख लेना, अगर हम खाली एक डाइस को देखें, एक डाइस के टोटल फेवरेबल आउटकम को देखें, तो हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं टोटल फेवरेबल आउटकम जो है ना, वो आ सकते हैं 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 क्या होता है 36, और 5 पॉसिबल वेज हैं। या इसमें हम पता है क्या कर सकते हैं, एक और भी हमारे पास यहाँ पे चीज़ हो सकती है। ये 5 तरीके हैं, लेकिन अब आप इनको शफ़ल भी तो कर सकते हो। शफ़ल करोगे तब भी आपके पास आंसर हो जाएगा। तो अगर शफ़ल करोगे तो पता क्या होगा, 5 इंटू 3 कर दो, शफ़ल करके आपके पास आंसर आएगा। ये जो है ये एक तरीका है इसको इस मेथड से करने का। इसको 2 और तरीक़ों में कर सकते हो। 1 को मिडिल में ले आओ, 4 को यहाँ पे ले आओ, 1 को सेंटर में ले आओ, वो भी तो तरीका हो सकता है। तो इन सेपरेटली को आप 3 दफ़ा इनको कर सकते हो। इसको भी 3 दफ़ा, इसको भी 3 दफ़ा, इसको भी 3 दफ़ा, इसको भी 3 दफ़ा, इसको भी 3 दफ़ा। अगर आप अरेंज इनको कर लो तो 3 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 3 इंटू 5 आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सिंपल तरीका ये है, 5 पॉसिबल वेज लो और इसको कंपेयर करवाओ, तो आपके पास आ जाएगा 30 फेवरेबल आउटकम्स। अब आपने करने हैं यहाँ पे जो आपके पास आ रहे हैं, क्या कहते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, वो आपने कैलकुलेट करने हैं। टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आ जाएंगे, आप कर लो 3 डाइसेस है ना आपके पास, 3 डाइसेस में 6 चीज़ें हैं आपके पास, और 6 चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हो 216 टाइम्स। आई थिंक इट्स पॉसिबल, हाँ ऐसे ही हो सकता है। आपके पास अगर 6 डाइसेस आ रहे हो ना, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 टाइम्स आप इनको ना अरेंज कर सकते हो। टोटल आउटकम्स आपके पास ये हो जाएंगे। अगर आपके पास 6 की एक डाइस है तो उसका जो आउटकम होगा आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इनमें से। लेकिन आपने क्या करना है, अब आपने टोटल आउटकम्स कैलकुलेट करने, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 216 टोटल आउटकम्स। और इसको आप करके भी देख सकते हो, 216 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास लेट्स सपोज आ रहा है, आपके पास पहले आ रहा है आप कह लो 1 आ रहा है, पहले डाई से भी 1 है, दूसरे डाई से भी 1 है, तीसरे डाई से भी 1 है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आपके पास लेट्स सपोज आ गया दूसरे डाई से भी 2 आ गया, इससे भी 2 आ गया, इससे भी 2 आ गया, इससे भी 3 आ गया, इससे भी 3 आ गया, इससे भी 3, 4 4 4 5 5 5 6 6 6। एक तो ये आपके पास आउटकम बन गई, 6 सेट्स आपके पास ये बन गए। अब आप इसको और चेंज कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो 1 एंड देन आप यहाँ से कर दो, आप इसको कर दो, बल्कि इस तरह करके कर लो, आप इसको कर लो यहाँ पे 2 एंड देन 1 एंड देन 1, ये एक और सेट आ गया आपके पास।
एंड देन आप यहाँ पे कर लो 3 × 2 × 2, तो इस तरह सेट्स आपके पास आते रहेंगे। तो इनको टोटल काउंट करोगे ना तो आपके पास आसान तरीका ये होता है 6 × 6 × 6 कर दो, टोटल आउटकम्स आपके पास ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह कर लो और फिर जो फाइनल आंसर आपके पास होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ 30/216। तो 30/216 को ज़रा करो तो ये आपके पास हो जाएगा 5/36। तो ये मुझे बताओ ये चीज़ सबको समझ आई है या नहीं समझ आई? किसी को इसमें कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो तो बताओ। मोक्ष एंड मोमेन, इज इट क्लियर और नॉट? एनी कन्फ्यूजन है? कोई सवाल हो? सर 15 देखो 15 कैसे होगा, एक मिनट। अच्छा नेवर माइंड 5 × 1 2 3 4 5, एक मिनट, 3 टाइम्स ये हो गया, 3 टाइम्स ये, एक मिनट। अच्छा ये भी ना आपके पास 15 आंसर तो हमारे पास 15 है, लेकिन आपके पास आएगा यहाँ पे 30 पता क्यों आएगा? क्योंकि एक तो आपके पास ये 5 पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं और इनको अब आप ना चेंज भी कर सकते हो। आप इनका जो ऑर्डर है, इनके ऑर्डर को आप थोड़ा सा अगर ट्वीक करो तो आप इनको 3 टाइम्स इनको चेंज कर सकते हो, राइट? 3 टाइम्स इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, 5 × 3 15 हो गया। और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, एक मिनट हो मुझे ना इसको थोड़ा सा देखना तो, लेकिन आई थिंक इसमें ना कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट मी थिंक। अच्छा यहाँ पे पता है क्या लॉजिक हो रही है, अब इसको गौर से सुनो। एक जो इसके अंदर मसला अब यहाँ पे हो रहा है, हमने ना पहले 1 के पर्सपेक्टिव से देखा था। मैंने आपको कहा था कि हो सकता है आपका जो 1 है वो हो सकता है इस जगह पर आ रहा है, हो सकता है इस जगह पर आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप अपने 1 को यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हो। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 4 के भी पर्सपेक्टिव से देखना है और हमने यहाँ पे 5 के भी पर्सपेक्टिव से देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास चेंज हो जाएंगी। और अब आपका जो यहाँ पे है ना, हर जो यहाँ पे आपके पास चीज़ आ रही है, आपके पास ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। क्यों 6 टाइम्स होगा? एक तो आपने एक दफ़ा देख लिया और आपके पास यहाँ पे 2 डाइसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो आपके पास चीज़ें है ना, थर्ड जो डाइस आ रहा है, थर्ड डाइस आपको कुछ भी दे दे, आपको उससे कोई भी गर्ज नहीं है, ठीक है। यू आर ओनली कंसर्न विद द 2 डाइसेस जो कि आपको हाईएस्ट नंबर दे रहे हैं। और उनकी अगर बात आप करो ना तो यहाँ पे आपके पास 2 दफ़ा आपके पास ऑर्डर दोबारा से चेंज हो जाता है। तो एक तो हमने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया था 5 × 3, वो बिल्कुल दुरुस्त बात ही, 15 टाइम्स इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो 2 डाइस थे जिनके ऊपर रिजल्ट डिपेंडेंट था, वो 2 डाइस थे हमारे पास। तो उन 2 डाइस के हिसाब से भी हमने देखना है। तो जो हमारे पास 15 आ रहा है ना 5 × 3, इसको हमने फिर ना एंड पे मल्टीप्लाई भी कर देना है 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास 2 डाइसेस हैं जिन 2 डाइसेस के बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लाई कर रहा है। और व्हाट इफ़ इनकी जो वैल्यू है, इनकी अपनी ही वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए, तो फिर हमारे पास दोबारा से ऑर्डर जो है ना वो चेंज हो सकता है। तो इस वजह से हमने इनको भी यहाँ पे कंसिडर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 30 फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे और 216 टोटल आउटकम्स बन जाएंगे। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, इसके अंदर से कोई भी अगर चीज़ नहीं समझ आई तो मुझसे दोबारा पूछो, मैं दोबारा समझाता हूँ। लेकिन पूछो मुझसे अगर कोई यहाँ पे चीज़ नहीं समझ आई, एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम।
मोमिन आप बताओ। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना अब यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ स्कोर ऑफ 9 इन ईच ऑफ द 2 सक्सेसिव टर्म्स। तो 9 ऑब्टेन करना है इन ईच ऑफ द 2 सक्सेसिव टर्म। तो एक सक्सेसिव टर्म में 9 हमारे पास आ गया 536। अब ये आपके पास हो जाएगा फिर इंडिपेंडेंट इवेंट 536 इंटू 536, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आएगा दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई किस तरह हमने किया। एनी क्वेश्चन सो फार?